गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स और ये है हमारे पास चैप्टर 23। लेकिन उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज़ होंगी, किन किन फॉर्मूलेज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बच्चों एक जनरल फॉर्मूला देखा होगा, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखा हो ये है क्या? तो इसको समझने से पहले आप यहाँ पर आइए, ज़रा यहाँ पर फोकस करते हैं। देखिए, आपने कुछ वैल्यूज सुनी होंगी बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये वैल्यूज़ हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगती हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वो ट्राइंगल कोई सा भी ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए। इट मीन्स उसमें एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस और एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों मौजूद हैं तो ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में सारे ट्राइंगल हमारे ऐसे ही बनेंगे। आ गया समझ में आपको? अब देखेंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाली साइड होती है, इसको हम कहते हैं बेस, जिसे हिंदी में आधार भी कहते हैं। और इसका इनिशियल हम शो करते हैं बी से। ये होती है इसकी ऊंचाई, जिसको हम शो करते हैं यहाँ पर बच्चों पी से। हाइट बोलते हैं लेकिन एच से शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि एच आ जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज में। इस वाले हिस्से को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। याद होगा आपको, आपने जब पीजीटी लगाया होगा, पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला आपने कभी लगाया हो, तो आप हमेशा इस वाले हिस्से को हाइपोटेन्यूज बोलते थे, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलते थे। अब यहाँ पर अगर हम हाइट ले लेंगे तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, इसलिए इसको क्या लेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, और 90 पे ही कोई भी हाइट नापी जाती है। ओके, अब इस पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों है क्या असल में? क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसका? देखिए, इसकी वजह ये है, पाइथागोरस जब हम लगाते थे तो हमें बच्चों दो साइड गिवन होती थी और हमें तीसरी साइड निकालने के लिए कहता था। याद कीजिए, आपको कोई भी दो साइड गिवन होती थी और आपसे तीसरी साइड पूछ लेता था, तो वहाँ पर हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने 9th में ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि दो साइड गिवन नहीं है, एक साइड गिवन होती है और एक एंगल गिवन होता है। तो हम उस एंगल की मदद से कोई दूसरी या तीसरी साइड निकालने के लिए जिन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, वो हमारा है ये फॉर्मूला। समझ में आ गया आपको कि अगर आपको एक ही साइड गिवन हो तो आप इन दोनों को कैसे, पीजीटी से तो नहीं निकाल सकते। जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ कि ये साइड 3 है। आप बताइए इन दोनों साइड में आप कैसे निकालेंगे? तो पीजीटी के लिए आपको पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यानी ये साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर जो होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। आपको ये निकालना है तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। लेकिन इस ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि आपको केवल एक ही साइड पता है। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास एक साइड गिवन हो तो मैं पीजीटी नहीं लगा सकता। और सपोज कीजिए हमें एक एंगल भी गिवन दे दिया है तो अभी भी पीजीटी नहीं लगेगा। एंगल से भी पीजीटी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहां पर जो हमारी वैल्यूज या जो फॉर्मूलेज हम यहां पर लगाएंगे, उसकी मदद से मैं एक एंगल और एक साइड को लेकर बाकी दोनों साइड और दोनों एंगल बता सकता हूं। समझ में आया आपको कि क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड दे दी गई हो और एक एंगल दे दिया गया हो तो आप बाकी दोनों साइड या दोनों एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये जो साइन, कॉस, टैन है, इनकी मदद से हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो कोई सी। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों
साइन होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन ये कैसे पता चले कि कहाँ पर साइन लगाना है, कहाँ पर कॉस लगेगा, कहाँ पर कॉट लगेगा, कहाँ पर कॉसेक लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बच्चों, इसको पता करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। आप देखेंगे इस P का मतलब क्या, पहले ये चेक कीजिए। P राइट एंगल ट्राइंगल से होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस और H होता है आपका हाइपोटेन्यूज। H हाइपोटेन्यूज होता है, हाइट नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। तो ये असल में एक सेपरेट फ्रैक्शंस हैं, मतलब इसमें से आपको अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले P/H एक फ्रैक्शन बना, B/H एक फ्रैक्शन बना और P/B हमारा एक अलग फ्रैक्शन बना, ठीक है। तो वैसे B/P भी एक बनेगा, H/B भी एक बनेगा, H/P भी एक बनेगा, लेकिन वो इन सब के उल्टे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ जरा देखिए। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसका मतलब है कि आपको एक साइड गिवन है परपेंडिकुलर और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो आप ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे। अगर आपको ट्राइंगल में एक साइड गिवन है बेस और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे, यानी B/H वाला। और अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो आप P/B वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि एक P/H एक फॉर्मूला बना, B/H एक बना और P/B एक बना। लेकिन साइन कॉस टेन का अभी भी पता नहीं चला बच्चों। साइन का वैल्यू होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है उसके बाद कॉसेक। समझ में आ गया आपको? यानी ऐसे चल रहे हैं हम लोग, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यानी अगर आपको किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप उसमें साइन थीटा ले सकते हैं। किसी ट्राइंगल में आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप कॉस थीटा ले सकते हैं। इट मीन्स अब ये फॉर्मूला क्या बना, P/H क्या बनता है, साइन थीटा, B/H क्या बनता है, कॉस थीटा, P/B क्या बनता है, टेन थीटा। समझ में आ गया आपको? उसी तरह से अब यहाँ से चलिए, कॉट थीटा क्या बनेगा, B/P ये क्या बनेगा आपका, कॉट थीटा, H/B ये क्या बनेगा, सेक थीटा, और H/P ये क्या बनेगा आपका, कॉसेक थीटा। आ गया समझ में? अब जरा इसको फिर से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको एक ट्राइंगल दूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, और बोलूँ ये एक एंगल है 30 डिग्री या 60 कुछ भी बोल दूँ, और आपको बोलूँ एक साइड आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और एक साइड गिवन है ये वाली, मान लीजिए ये है 50 मीटर। अब आप जरा ध्यान से देखें, आपको केवल एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो आपको पता है PGT नहीं लग सकता, यानी उस पर लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ये सारे टेंजेंट्स जो हमने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और PVP HHB, बस ये दो फॉर्मूले हमारे यूज़ होने। ओके, तो बच्चों अब आप यहाँ से चेक कीजिए, हमें गिवन क्या है और हमें पूछा क्या है, हमेशा उन दोनों वैल्यूज़ का रिलेशन ही फॉर्मूला बनाता है। समझ में आ गया? अब ये वाला जो साइड होता है, हमको पता है इसको कहते हैं बेस, यानी ये तो हो गया B, हमसे पूछा है P, तो आपको BP देखना है। BP कहाँ से बन रहा है रिलेशन, फिर से चेक करो, मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ, PVP/HHB। तो BP का फ्रैक्शन देखिए कहाँ बन रहा है, BP नहीं बन रहा है, BP नहीं बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों BP। BP बोलो या PB बोलो एक ही बात है। तो यानी ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये कौन से वाले, साइन कॉस टेन में किसके लिए होता है ये फॉर्मूला, साइन कॉस टेन के लिए होता है वाला फॉर्मूला। यानी मैं रखूँगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ से लिख लिया है हमने P/B, तो वो हो जाएगा P/B टेन थीटा के लिए। अगर मैं B/P करता, तो टेन के बाद हमने क्या पढ़ा था इसको, कॉट, तो कॉट हो जाता हमारा B/P। समझ में आ गया आपको? तो अब मैं टेन थीटा की जगह पे क्या रखूँगा, टेन 30। ओके, और परपेंडिकुलर हमें चाहिए था, बेस हमें गिवन था कितना, 50। ठीक है, अब बच्चों P को अलग कर दो, टेन 30 का वैल्यू। अब ये टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए बच्चों एक छोटी सी टेबल है जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया?
वो वैल्यूज़ हैं, आपने वो टेंजेंट्स पढ़े होंगे, साइन, कॉस और टेन, और ये 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। यानी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका कॉस मिल जाएगा। यानी 1 को लिख दीजिए यहाँ पर, √3/2 को लिख दीजिए यहाँ पर, 1/√2 ये तो यहीं पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो साइन और कॉस हमें पता चल गया। यानी कॉस 0 का, कॉस ये 0 क्या बच्चों? ये डिग्रीज है, ठीक है। तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। अब हमें tan का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें तो tan 30 बताना था। तो tan का वैल्यू होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास tan थीटा। साइन थीटा हमें ये पता है, कॉस थीटा हमें ये पता है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को tan थीटा मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए से, तो 1 0 ज़ा 0, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, और 0 से 1 डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये इन्फाइनाइट टाइम्स आ जाएगा, या इसको नॉट डिफाइन भी कह सकते हो आप लोग। आपने इन्फाइनाइट सुना होगा, ये होता है एक्चुअल में नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं है। 0 1 ज़ा क्यों नहीं है डिफाइन, जरा ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे बच्चों 1 को डिवाइड करना था 0 से, 0 1 ज़ा 0, रिमाइंडर कितना बचा 1, अगेन 0 1 ज़ा 0, अगेन रिमाइंडर कितना बचा 1। अब आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 2 ज़ा 0, अगेन 1 बचेगा, 0 3 ज़ा 0। तो यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी आप देखेंगे कोई फिक्स नहीं है, तो मतलब ये ऐसा चलता जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, और ये चलता ही जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट भी बोलते हैं कई बार इससे कम बोलो, पर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। तो यानी हमें ये 3 वैल्यू जो मिल गई, इसी से हम पूरी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला, एक हमारे पास आ गया ये वाला फॉर्मूला, बस ये पूरा टेबल और ये वाला टेबल, बस इसकी ज़रूरत है हमें पूरा ये एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan 30 हमें पता था, tan 30 का वैल्यू कितना था हमारे पास 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू p/50। 50 इधर चला जाएगा, p यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 50/√3 इज इक्वल्स टू p। √3 को नीचे नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा √3/√3 इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50√3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। अब ये बेसिक्स था बच्चों, जिसकी मदद से आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 23.2। अब बच्चों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल बोलेगा बच्चों, तो इट मीन्स वो हमेशा एक ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा जो बिल्कुल सीधी खड़ी है उस जगह पर। वो आपका इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है, बिजली का खंभा हो सकता है, या वो एक दीवार हो सकती है जो बिल्कुल सीधी हो। तो वर्टिकल का मतलब होता है 90। ओके, तो उसने बोला एक लैडर, एक सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है। आपको पता है सीढ़ी को इस तरह से टेढ़ा ही लगाया जाता है। अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, वॉल कैसी है? वर्टिकल, बिल्कुल सीधी 90 पर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से। द फुट ऑफ द लैडर इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो लैडर, ये जो सीढ़ी का फुट है, फुट आप समझ गए होंगे बच्चों, ये वाला सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपको ये लेंथ लैडर की यानी सीढ़ी की आपको ये लेंथ निकालनी है। आप देखेंगे सीढ़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही होगी, और आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों, ये सीढ़ी, दीवार और ये ज़मीन आपस में मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। तो इट मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया हिस्सा हमारे पास बेस, और ये हमें हाइपोटेन्यूज होता है जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि सीढ़ी जो है वो इस तरह से
अरेंज्ड है कि ये इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बन रही है। तो यही हमने अभी पढ़ा था, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड में निकालने के लिए बोला है। तो हम इसमें साइन कॉस टेन या पीबीपी एचएचबी वाला रूल लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, पीबीपी एचएचबी। अब आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पहले आप देखें। गिवन क्या है बच्चों, बेस यानी बी गिवन है। फाइंड क्या करना है, एच। तो बी एच एच बी, बी एच बी, बी एच या एच बी का रिलेशन चेक कीजिए। बी एच है, नहीं है, बी एच है, यस, ये रहा बी एच। तो बी और एच रिलेशन बनता है जो वो किसके लिए बनता है, साइन कॉस के लिए। तो कॉस के लिए बनता है बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस थीटा कितना था, यानी 60 था। तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू बी कितना है बच्चों हमारे पास 3 और एच कितना है, ये हमें फाइंड करना है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी हम शुरुआत में टेबल से देख लेंगे, बाद में बच्चों हमें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60, ये तो साइन 60 है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 3 एच। एच इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो एच हमारे पास हो गया कितना, 3 × 6 मीटर। इट मीन्स एच था हमारे पास हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ही था सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। आगे समझ में। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, एट अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर an observer measured the angle of elevation of the top of the tower to be 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है एक टावर है, तो टावर आपने देखा होगा बच्चों, किसी एक्सेप्शनल केस में ही ऐसा होगा, वरना सभी टावर 90 डिग्री पर ही खड़े होते हैं। जो भी बिल्डिंग होती है वो हमेशा सीधी ही बनाई जाती है, पिज़्ज़ा की मीनार को छोड़ दें अगर हम लोग, तो वो 90 पर नहीं है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो एग्जैक्ट आपने सीधी ही देखी होंगी, तो हम लोग इसको हमेशा 90 ही मानेंगे। वो बोल रहा है इस टावर से 50 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मीन्स एक व्यक्ति खड़ा है जो इस टावर का टॉप देख रहा है, यानी इस बिल्डिंग को बिल्कुल, इस बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है उस टॉप में किसी पॉइंट को देख रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर एंगल बना रहा है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, आप एक बात नोटिस करें, एक छोटी सी बात है, यहाँ पर जो मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल ज़मीन पर बना रहा हूँ एंगल को, जबकि रियलिटी तो ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा उसकी भी तो अपनी कोई हाइट होगी, है ना। तो बनना तो ऐसा चाहिए वैसे कि इसकी हाइट, आँखें तो इसकी यहाँ पर होंगी, तो यहाँ से देख रहा होगा, है ना, और टावर की ऊंचाई पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन एंगल जो बन रहा होगा वो तो यहाँ से बन रहा होगा, तो टावर की ऊंचाई थोड़ा कम नहीं हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन में ना कहे बच्चों, तब तक आप इसको नेग्लिजिबल मानना है, मतलब आपको इसको ना के बराबर मानना है, यानी ये हाइट इस समय नहीं लेनी है आपने। ओके, आपको बिल्कुल इसको ज़मीन से मिलाना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, उसने बोला 50 मीटर की डिस्टेंस पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो टावर का टॉप देखता है और उसको 60 डिग्री का एंगल मिलता है। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट बतानी है, और हाइट बोले आप उसको सीधा सबसे पहले इनिशियल डाल दीजिए, उस पर पी पूछ रहा है, हमें गिवन क्या है बी। अब देखो बच्चों फिर से पी बी पी एच एच बी के रिलेशन से देखो, बी गिवन है, पी पूछ रहा है, तो बी पी का रिलेशन कौन सा है, बी पी, यानी ये वाला रिलेशन है, और ये होता है tan के लिए, साइन कॉस tan बी पी। तो हम लेंगे वैल्यू tan 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ओके, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और बेस कितना है हमारे पास 50, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 × √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा होता है हाइट, तो यानी 50 √3 हमारे पास उस टावर की हाइट आ गई। आपको पीछे 50 × √3 का वैल्यू 1.732 भी दे सकता है, और इन दोनों का पहले 0 लिख लेता हूँ, 5 2 10 का 0, 5 3 15 1 16, कैरी 1, 5 7
35 + 1 36, कैरी 3, 5 × 5 + 3 8, 1 2 3 1 2 3। तो पीछे आंसर 86.8 मीटर भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा बच्चों, मैं ये एलिवेशन टर्म डिफाइन करना भूल गया, चलो यहीं पे कर दूंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, उसके टॉप का जो एंगल बनता है ज़मीन से कहीं से, वो बन रहा है 30 डिग्री। फ्रॉम द पॉइंट 150 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। इस टावर से 150 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, उससे इसका एंगल बनता है 30 डिग्री। बच्चों, एलिवेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा एक कंट्री में जो लिफ्ट लगी होती हैं बिल्डिंग्स में, उनको एलिवेटर भी कहा जाता है। और एलिवेशन आपने सुना होगा, एक क्रिकेट में भी एक टर्म यूज़ होती है, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, शॉट मारता है उठाकर हवा में, तो बोलते हैं कि उसको एलिवेशन मिल गया है शॉट को। इट मीन्स ऊपर उठने को कहते हैं एलिवेशन। तो ये जो एंगल है ये ज़मीन से देखा जा रहा है और ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो रे बना होगा हमारा, ये ऊपर की तरफ बना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये बंदा यहाँ पर खड़ा होता और यहाँ से देख रहा होता नीचे, तो मैं उसे कहता एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें बच्चों कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ही उस एंगल को हमेशा लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा, उसी समय समझाऊंगा। आगे समझ में, तो एलिवेशन का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप कि ये बंदा ग्राउंड पर खड़ा है, तो ग्राउंड से टॉप को देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन टर्म यूज़ करूँगा। अगर ये यहाँ पर खड़ा होता फिर ज़मीन को देख रहा होता तो मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ करता, लेकिन एंगल बनना फिर भी यहीं पर था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है इस पॉइंट पर, जो कि इस टावर से 150 मीटर की डिस्टेंस पर है, इस टावर के टॉप का जो एंगल ज़मीन से बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पिछला जैसा ही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हाइट बतानी है टावर की, तो इट मीन्स वो हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हमें बेस गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है। यानी बीपी का रिलेशन देखना है, तो पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। हमारा साइन कॉस टैन से ही काम चल जाता है, तो हमें बीपी का रिलेशन देखना है। बीपी का रिलेशन ये मिला हमें, ये किसके लिए होता है, टैन के लिए। टैन और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, और अब इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कितना आ जाएगा 150। टैन 30 का वैल्यू कितना था बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 150। पी को यहीं पे रहने दीजिए, 150 को इधर ले जाइए, क्योंकि जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसको अकेला करते हैं, उसके साथ जो भी होता है उससे इक्वल टू के दूसरी साइड हम भेज देते हैं। 150 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में √3 ऐसे रहेगा। डिनोमिनेटर में रूट कभी छोड़ते नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 150 √3 और √3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15 300, तो यानी ये 50 √3। इसका आंसर भी पुराने वाले आंसर की तरह ही आ रहा है, यानी 86.6 समथिंग मीटर। तो यानी ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारा 86.86 मीटर हाइट ऑफ द टावर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर धागे को कहा गया है। जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा पतंग हमेशा तिरछी उड़ती है बच्चों, ऐसे ही उड़ती है, ऐसे तो नहीं उड़ती पतंग। ऐसे कभी देखा है आपने क्या उड़ती पतंग, यहाँ पे से सीधा ऊपर चली गई हमारे सिर पर, ऐसा तो नहीं होता। तो पतंग हमेशा तिरछी उड़ती है। तो बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है पतंग का, तो यानी ये धागा तो यही होगा ना पतंग का। यहाँ पर सपोज कीजिए ये पतंग है, ठीक है, तो इसका धागा यही होगा। तो वो कह रहा है कि ये धागा 100 मीटर लंबा है, इसका मतलब यह 100 मीटर की लंबाई पर है। और
इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये जो धागा है, ये जो बंदा उड़ा रहा है, ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का मतलब, ग्राउंड बच्चों हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसी सरफेस जो आपको ऐसी लाइन दिखती है उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो सीधी लाइन जैसे खंबे की तरह जो सीधी दिखती है, पोल की तरह, आपके घर में कॉलम की तरह, उनको कहते हैं वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब बच्चों इस काइट की जब मैं हाइट नापूंगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। जैसे जब आप अपने कमरे की जब हाइट नापेंगे, मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कमरे की हाइट नापिए अंदर से, तो आप फर्श में जब इंच टेप रखेंगे और उसको छत पे टच करेंगे तो आप हमेशा उस इंच टेप को बच्चों सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आप उसे तिरछा नहीं रख सकते, क्योंकि हाइट कभी तिरछे में नहीं आएगी, वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत हाइट आएगी, है ना, वो स्लैंट हाइट होती है। लेकिन अगर आपको हाइट नापनी है तो आप बिल्कुल उसको कैसे रखेंगे, एकदम स्ट्रेट सीधा। तो यानी अगर मुझे इस काइट की, पतंग की हाइट ग्राउंड से बतानी है तो मुझे वो बोल रहा होगा कि वो जहाँ पर वो पतंग उड़ रही है उसके ठीक सीधा नीचे जो पॉइंट होगा वहाँ तक की हाइट बताइए। तो इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर। अब देखिए फिर से PBP अपॉन HHB, आप देखेंगे परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं है, आपको पता करना है, और हमें गिवन है इस साइड को क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज। तो यानी हमें H गिवन है, P पता करना है, तो HP का रिलेशन कहाँ है बच्चों, HP PH, ये रहा रिलेशन। तो ये वाला रिलेशन होता किसके लिए, साइन के लिए होता है। तो हम यहाँ पर रहेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा यानी 60 हो जाएगा थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, P अपॉन H। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, H हमें गिवन है 100। ओके, इस 100 को इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 × √3/2 = P। ओके, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, तो P हमारे पास हो जाएगा 50√3, यानी ये वाला आंसर हमारा तीसरी बार आ चुका है। 50 × 1.732, 86.6 समथिंग मीटर। तो यानी ये जो हाइट होगी ग्राउंड से काइट की, वो हो जाएगी 86.86 मीटर। आ गया समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स है। वहाँ पर हमें लेंथ दी थी, हाइट फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमें हाइट दी गई है और लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी ग्राउंड से एक पतंग उड़ रही है, वो ऐसे उड़ रही होगी, और ग्राउंड से इस पतंग की हाइट, तो हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर बोल रहा होगा, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, बोल रहा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर ये स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो फाइंड कीजिए द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग मतलब इस धागे का लेंथ आपको फाइंड करना है, जिसको हम इस ट्राइंगल के लिए कहेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको आपको फाइंड करना है, और बोल रहा है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बच्चों जब आपने कभी पतंग उड़ाई हो तो आपको पता है, आप देखते होंगे धागा कभी हमेशा सीधा नहीं होता, वो इस तरह से होता है। ठीक है, यही बात उसने क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट में कही है। उसने कहा है आपको नहीं मानना है कि ये ऐसा है, होता ऐसा ही है, लेकिन आपको मानना है कि वो ऐसा है, बिल्कुल सीधा। समझ में आ गया? तो उस लाइन का मतलब है कि आपको ये मान के चलना है कि जो धागा है वो बिल्कुल सीधा है। ओके, तभी हमारा राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी लग पाएगा, क्योंकि अगर ये हमने ऐसे मान लिया सपोज कीजिए, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बना, ट्राइंगल ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए अगर हम इसको सीधा ले लेंगे तो हमारी ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज़ लग सकती है, अदरवाइज इस पे तो नहीं लग सकती। तो इसलिए उसने पहले कह दिया आपको मानना है कोई स्लैग स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग ढीला नहीं है, बिल्कुल सीधा तना हुआ है। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं, हमें पूछा है H, दिया है P, यानी HP का रिलेशन। HP का रिलेशन कहाँ से होता है, HP यानी साइन से। तो हमें लेना है साइन 60 = कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था हमें गिवन, 100, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना था
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 100/h। h इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब h को हमें अकेला करना है और ऊपर भी लाना है, तो h पहले इधर लेके आइए आप। h √3/2 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। h को अकेला करना है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो h यहीं पे रह जाएगा, 100 यहीं पे रह जाएगा, 2 उसके साथ चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ओके, अब √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100 2 200 √3 इंटू √3 होता है 3। ये आपका हाइट आ गया। इसको पीछे ऐसा हो सकता है कि सॉल्व किया गया हो, तो 200 इंटू 1.732/3, तो 2 0 पहले लिख लेता हूँ, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3, डेसिमल लगेगा, 3 1 ज़ा अगेन 3, बचेगा 1 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15, बचेगा रिमाइंडर 1, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18, बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन अप टू चलता रहेगा। समझ में आ गया आपको? सॉरी, डेसिमल यहाँ हमने गलत लगा दिया बच्चों, यहाँ पर था डेसिमल ना, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी कहाँ है डेसिमल, यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ आ जाएगा 115.46 या 115.5 भी लिख सकते हैं इसको मीटर, इतना इसका लेंथ होगा। किसका? ये वाला h का वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा आ गया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक टावर है, आपको इस टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन भाई कहाँ से करें, वो पॉइंट कहाँ पर लें? तो उसने कहा वो पॉइंट लीजिए आप कितना, 100 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, हमने बोला 100 मीटर के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, हमें ये फाइंड करना है, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता, एक वैल्यू और देनी पड़ेगी। उसने कहा जो हाइट है टावर की वो है 100√3। ओके, यानी 100√3 टावर की हाइट है, और आपको दे दिया गया है कि एक पॉइंट इस टावर के फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। बताइए इस पॉइंट से अगर इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए तो कितने का एंगल बनेगा? इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? तो यानी बच्चों हमें गिवन है बेस, हमें गिवन है परपेंडिकुलर, और हमें फाइंड करना है थीटा। तो फिर से PBP HHB के पास चलते हैं। PBP HHB, ठीक है बच्चों। तो हमें P और B दोनों पता है, तो PB का रिलेशन कौन सा होता है? tan के लिए, साइन कॉस और tan के लिए, ठीक है। तो tan थीटा लगा लेते हैं, tan थीटा हमें फाइंड करना है, और P कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 100√3 और बेस हमारे पास है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। तो tan थीटा के लिए वो कह रहा है √3 आपका आया। तो बताइए tan थीटा पे कौन से डिग्री के लिए बच्चों √3 होता है वैल्यू? याद कीजिए 60 डिग्री के लिए होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 60, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आ गया आपको? यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उस पॉइंट से जो टॉप को वो देख रहा था, वो किस एंगल पे देख रहा था, 60 डिग्री पे। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन 7 कह रहा है अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। एक पेड़ था जिसकी ऊंचाई थी 12 मीटर। वो बोल रहा है is broken by the wind in such a way that its tip touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground। ये पेड़ बच्चों यहाँ से टूट गया हवा से, और यहाँ से टूटकर पूरा नहीं टूटा, ये कुछ इस तरह से टूटा कि
कि जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी हरी लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो पूरी नहीं टूटती, उसका कुछ हिस्सा वहीं जुड़ जाता है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी पूरा टूट जाता तो अलग हो जाता। तो ये पेड़ ऐसे रहा होगा और ऐसे रहकर ये ऐसे टूट के ज़मीन से ऐसे मिल गया। समझ में आया आपको? ये पेड़ ऐसे सीधा रहा होगा ऐसा करके, तो ये यहाँ से टूट गया बीच से, तो ये ज़मीन से ऐसे मिल गया होगा। तो ज़मीन, मान लो ये पैन ज़मीन है, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, यानी ये पेड़ है, ये इसका टूटा हुआ हिस्सा है, और ये ज़मीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो बोल रहा है कि वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो यानी ये पेड़ यहाँ से ऐसे टूट के गिर गया होगा और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। बोल रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जहां से पेड़ टूटा है आपको वो हाइट बतानी है, यानी आपको पूरे पेड़ की लंबाई तो पता है, आपने देखा भाई पूरा पेड़ कितना था 12 मीटर का, तो वो 12 मीटर का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाकर तो 12 आता है। लेकिन वो बोल रहा है आपको ये वाला हिस्सा बताना है कि पेड़ किस ऊंचाई से टूटा है, या ये भी कह सकता है कि जितना पेड़ अब सीधा बचा हुआ है वो हाइट आपको बतानी है। तो यानी हमें परपेंडिकुलर बताना है, हमें सीधा सीधा तौर पे हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता, हमें बेस भी नहीं पता, और हमें परपेंडिकुलर भी नहीं पता। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सम पता है बच्चों, वो कितना है 12। ये आपको पता है पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक ही तो था, ये 12 मीटर का था, तो यानी थोड़ा सा हिस्सा 12 का यहाँ होगा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ होगा। तो हमें ये नहीं पता कि ये पर्टिकुलर हिस्से हैं कितनी कितनी हाइट के, बट ये पता है कि इन दोनों को मिलाकर 12 आना है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करते हैं हम लोग, ये वाली और जो ये वाली साइड है इन दोनों का सम हमें 12 पता है। तो सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ, इसकी हाइट कितनी है x, तो बताइए इसकी हाइट x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 12 माइनस x। कैसे? सपोज कीजिए मैंने बोला पूरा पेड़ अगर 12 मीटर का था और बोलूँ यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 12 माइनस 2 यानी कि 10 मीटर होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो इसको 12 माइनस एक्स मानूंगा कि 12 में से ये x को हटा दो तो ये वाली हाइट बचती है। तो वैसे ही मैंने इस वाली हाइट को x ले लिया और इसको ले लिया 12 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों हमें फाइंड तो यही करना है, और मुझे यहाँ पे से ये पता है और ये पता है, यानी दो साइड मुझे पता है। चलते हैं PBP के पास, साइन कॉस टेन, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कहाँ है हमारे पास, साइन में है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमने x लिया था और हाइपोटेन्यूज हमने लिया था 12 माइनस एक्स। ओके, साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 इज इक्वल्स टू x/12 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, हमें x का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। उसने हमसे पूछा था ये हाइट बताइए जहाँ से पेड़ टूटा है, तो हमने x लिया है, तो सबसे हमें x को यहाँ पर अलग करना होगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अकेला करना होगा। लेकिन अभी x देखो आप कितनी जगह पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको इधर ले जाइए बच्चों और इसको इधर ले जाइए, 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो √3 × 12 हो जाएगा 12√3 माइनस √3 × x √3x और इज इक्वल्स टू 2x। अब आप देखेंगे x वाले को एक तरफ ले जा लेते हैं, 12√3 यहीं पे रहेगा, 2x वहीं पर रहेगा और √3 उसके साथ जाके प्लस हो जाएगा। x दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा केवल √3। अब ये x हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसको उठा के ला जाएंगे इधर और x हमें बिल्कुल अकेला मिल जाएगा। तो 12√3 अपनी जगह पे रहेगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों 2 + √3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं रह सकता, तो बच्चों इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम रूट को हटाने के लिए, अभी तक आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, अगर तो बच्चों अभी तक जब हम पर वैल्यू आती थी हमारे पास √3 डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर √3 के साथ कोई डिजिट है, अब क्या करें,
इसका ठीक रिवर्स साइन से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया आपको? ऐसा क्यों करते हैं अभी बताता हूँ, आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 12√3 इंटू 2 माइनस √3। तो बच्चों आपने इसको देखना है, आपको पता चलेगा ये तो a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। और a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसलिए हमने रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कि हमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना था। इससे क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर। b की जगह पर है √3 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा देखिए, 12√3 2 माइनस √3 और अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो 4 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? 12√3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में 1। और 1 का आपको वैल्यू तो देखिए 1 डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है। ओके, अब पीछे जो आंसर दे रखा होगा बच्चों वो शायद यहाँ पर वैल्यूज़ रखी होगी, तो वैल्यूज़ रख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 2 24√3 माइनस ये हो जाएगा 12√3 इंटू √3। 24√3 माइनस √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। और 12 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस 12 3 ज़ा 36। ओके, 24√3 का वैल्यू मैं सॉल्व कर चुका हूँ बच्चों से कैलकुलेटर पे। तो ये 41 पॉइंट समथिंग 456 ऐसा कुछ आएगा और माइनस 36। तो रिज़ल्ट आपका आएगा 5.56 समथिंग करके कुछ रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी फाइनल आंसर होगी। ठीक है, तो यानी ये हमें x का वैल्यू आया। देखिए ये हम यहाँ पे से x लेके चल रहे थे, इसको इज इक्वल्स टू ये सारा का सारा क्या है? x। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 5.56 मीटर। यानी ये जो पेड़ टूटा है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है? 5.56 मीटर की ऊंचाई से। और अगर ये निकालने के लिए बोले तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 12 माइनस 5.56 कर लेंगे तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, थोड़ा सा फर्क ये है। कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट इट्स टिप टचेज द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री। एक पेड़ है जो टूट गया है यहाँ से और कह रहा है ये इस बार एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और इसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है 10 मीटर का। आपको बताना है इस पेड़ की पूरी लंबाई, यानी ये पेड़ कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ पूरा है, तो बोल रहा है पूरा पेड़ कितना लंबा था ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए यानी आपको ये हाइट फाइंड करनी है और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो आपको एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो रूल लगा लीजिए, चाहे तो इन दोनों का वैल्यू रख लीजिए या इन दोनों का रख लीजिए। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस। आपकी इच्छा है, आप पहले परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो ये निकाल लीजिए। पी का रिलेशन क्या होता है? पी एच बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हमारे पास 10। तो मैं रख लेता हूँ वैल्यू 1045 का वैल्यू कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमें पता है 1045 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें पता है 10, ये इधर चला जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो यानी ये वैल्यू हमारा आ गया 10 मीटर। अब चाहे तो यहाँ से b और h का रिलेशन लगा लीजिए। b h का रिलेशन क्या होता है? cos का। तो cos 45 इज इक्वल्स टू b हमारे पास है 10 और h हमारे को चाहिए 1045। cos 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/√2 इज इक्वल्स टू 10/h। h इधर चला जाएगा, √2 इधर चला जाएगा, तो ये h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√2। ओके, तो यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 10√2। अभी जो पेड़ टूटा होगा बच्चों, तो यहाँ से टूटा है तो आधा पेड़ तो इधर है और आधा पेड़ इधर है, तो हमें दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये आया था हमारा 10 और प्लस ये आ गया हमारे पास 10√2। तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 14.14। तो 14 प्लस 10 कितना हो जाता है बच्चों?
24.14 मीटर ये पूरे पेड़ की लंबाई आ गई। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री। एक टावर है जिसे किसी पॉइंट का, इस पॉइंट से इस टावर का जो टॉप है उसका एंगल है 45 डिग्री। ओके, फिर बोलता है आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। बच्चों फुट ऑफ द टावर ये रहा, इसकी तरफ 40 मीटर और चला ये व्यक्ति, और जो एंगल है वो हो गया अब कितना, 60 डिग्री। पूछ रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको बताना है ये टावर की जो हाइट है ये कितनी होगी। ठीक है बच्चों, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहता है, समझ नहीं आता इधर 45 बनाना है इधर 45 बनाना है। तो देखिए अगर आप स्टेटमेंट में चलेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ये सब भी बना दिया, एंगल में अगर आपको कोई फ्लक्चुएशन है, आप देखेंगे बच्चों ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये एंगल हल्का खुला हुआ है। यानी ये वाला जो एंगल है इसका मुंह देखिए आप कितना छोटा खुला हुआ है, और जबकि ये वाला एंगल देखिए ये कितना बड़ा है। तो इट मीन्स अगर ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये जो एंगल है जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये वाला एंगल देखिए ये कितना खुला हुआ एंगल है, दिख रहा है आपको। इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसके बीच में स्पेस कम है। सपोज़ कि मैं इसको और ऐसे छोटा कर दूँ तो देखिए ये और क्लोज हो गया, यानी ये एंगल और छोटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल इधर की तरफ जाने पर खुला हुआ लग रहा है तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसका वैल्यू भी बड़ा होगा। इट मीन्स ये छोटा वाला एंगल 45 का और बड़ा वाला एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं। दूसरा, अब क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपको ये फाइंड करना है। बच्चों अगर ये वैल्यू मुझे पूरी यहाँ से यहाँ तक पता होती तब तो कोई इशू नहीं होता। बेस और अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाता, वैल्यू रख देता। लेकिन आपको वैल्यू केवल यहाँ तक पता है, यानी बेस आपके पास पूरा नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी तो लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते, वैल्यूज़ को यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो इट मीन्स अगर आपको कोई भी रूल लगाना है तो पहले आपको पूरा राइट एंगल लेना ही पड़ेगा। एक ऐसा ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो यानी ये पूरा ट्राइंगल से मैं वैल्यू निकालूंगा, लेकिन मेरे पास ये बेस पूरा तो है नहीं, केवल यहाँ तक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कितना, x। तो इसको मान लेते हैं बच्चों हम x। अब हमारे पास पूरा बेस कितना आ गया, 40 + x। अब हमें क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इस बड़े वाले ट्राइंगल से और एक इस छोटे वाले ट्राइंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल को लेता हूँ और परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, बेस मेरे पास है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan का, साइन कॉस tan का। तो tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास p, और बेस कितना है हमारे पास 40 + x। आप ध्यान देंगे बच्चों, ये पूरा ट्राइंगल लिया जाएगा। अभी आपको इस 60 से कोई मतलब नहीं है, अभी इसको आप भूल जाइए, ये गायब है अभी। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री वाला। वैल्यू रख लिया, tan 45 का वैल्यू होता है 1 = p/40 + x। इसको इधर ले जा लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 + x = p, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 40 + x। ओके, अब बच्चों इस छोटे वाले ट्राइंगल पे चलते हैं। इसके लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हो जाएगा,
और इस बार परपेंडिकुलर है 40 प्लस एक्स, वही है जो भी हमने निकाला था यहाँ से, और बेस कितना आ गया हमारे पास एक्स, क्योंकि अब मैं केवल यहाँ तक के ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी एक राइट एंगल है, इसलिए मैं यहाँ पे ये रूल लगा सकता हूँ। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स इधर चला जाएगा, तो √3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स, ठीक है। x को एक तरफ ला जाते हैं, इसको इधर ले जा लीजिए, तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40, ये वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40। अब बच्चों x पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है, तो क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, 40 को वहीं पर रहने देंगे, और √3 माइनस 1 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आपको पता है रूट नीचे नहीं रह सकता, तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स साइड से, ओके। अब वैल्यू कितना है आपका, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी से √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू आ गया 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 1, ये कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया आपका 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से 20 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 इंटू √3 प्लस 1, ये बच्चों x का वैल्यू है। अब चाहे तो आप इस x को यहाँ रख दें तो आपको टावर का हाइट मिल जाएगा। हमारा परपेंडिकुलर कितना आया था, टावर की हाइट कितनी आई थी 40 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू रख दीजिए, तो p इज इक्वल्स टू है 40 प्लस एक्स, तो x की जगह पे मैं रख देता हूँ 40 प्लस 20 इंटू √3 प्लस 1, ओके। ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 20 इंटू √3, 20 √3 और प्लस 21 ज़ा 20, ओके। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 √3, 60 प्लस 20 √3 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 20 इंटू 1.732, 60 प्लस 22 ज़ा 40 कैरी 4, 23 ज़ा 60 प्लस 4 64 कैरी 6, 27 ज़ा 140 प्लस 6 146 कैरी 14, 21 ज़ा 20 प्लस 14 हो जाएगा आपका 34, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 34, 60 60 और 30 90, यानी कि 94.64 मीटर हमारा हाइट आ जाएगा परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। तो यानी ये हमारे पास आ गया 94.64 मीटर ऊंचा ये टावर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा ये पिछले वाले क्वेश्चन से हटके है थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ पर था, फिर यहाँ से यहाँ 40 मीटर चला, आपको बताना है ये हाइट, ठीक है। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 10 कह रहा है हमसे, 2 men either side of a cliff which is 80 मीटर हाई। क्लिफ कहते हैं बच्चों एक चट्टान को, सीधी चट्टान है, वो बोल रहा है ये चट्टान जो 80 मीटर की है, इसके दो तरफ 2 बंदे खड़े हैं और उनका जो इस क्लिफ के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो ये 30 बन रहा है और ये 60 बन रहा है, लेकिन मैंने ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा ले लिया तो कोई इशू नहीं है। ये बन जाएगा बच्चों 30 और ये बन जाएगा 60, ठीक है। तो बच्चों वो कह रहा है इस जगह पर खड़े व्यक्ति से इसका जो टॉप है वो बनाता है 30 का एंगल, यहाँ से बनाता है 60 का एंगल। आपको इन दोनों बंदों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है।